डिम डिम डिंकत डिम डिम डमरू पाणो सदा यश्य वैव। माँ कामाख्या का ये शक्ति यंत्र भी अपने साथ सदैव लेकर के चलता हूँ। इतना बड़ा शक्ति यंत्र है माँ कामाख्या का, आप इसको काम लाते हो कब तोड़ने के। कहते हैं कि अगर आप कुछ दुनिया से अलग हट के करेंगे ना, तब दुनिया वालों की नजर आप पे जरूर जाएगी। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं, किसी बहुत बड़े नेता की दुखद मृत्यु हो जाएगी, उसकी हत्या हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। याद करिए कोलंबिया वाला विमान हादसा, जहां पर मेरे ही फॉलोवर्स बैठने वाले थे और इन्हीं भविष्यवाणियों के आधार पर उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल करी और आज वो सब परिवार जीवित हैं, उनका सब परिवार सुरक्षित है। आप दावा करते हैं कि विमान गिर जाएगा नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। विमान अजीत पवार जी का दुर्घटना होता है महाराष्ट्र में, दावा आप कर देते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था। 28 तारीख को पहला हादसा में हमने अजीत पवार जी को खोया। 29 तारीख को कोलंबिया में इतना बड़ा विमान हादसा। 1 तारीख को 2 विमान आपस में टकरा जाते हैं। ज्योतिष का लोहा बनवाया और भविष्यवाणी पानी में बह गई। इंडिया को बोला था किसी भी हालत में फाइनल में नहीं पहुंचेगी, वो तो फाइनल जीत गई। 2026 का ये जो वर्ष है, महाभारत के समय यही योग चल रहा था और इसी योग में पांडवों ने द्रौपदी तक को हार गए थे पांडव। अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका, इजराइल, क्या देखते हैं इसका क्या भविष्य है? अमेरिका घुटने टेकेगा और टेक भी चुका है। 2032 से पहले कुछ खत्म नहीं होने वाला। भारत क्या युद्ध में जाएगा? भारत के ऊपर युद्ध का इनडायरेक्ट असर तो पड़ने लग गया है। लॉकडाउन लगने का पूर्ण योग है। सोलर पैनल रख लेना अपने पास में, इंटरनेट का, बिजली का, ईंधन का, फ्यूल का बहुत बड़ा क्राइसिस का योग है। शेयर मार्केट को क्या देखते हैं? शेयर मार्केट बर्बाद होता हुआ देखता हूँ। शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं, कृपया करके 2032 तक बैकआउट कर लीजिए। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक ही जगह से एक सीट से लड़ रहे हैं, एक ही विधानसभा से लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? ममता बनर्जी। और सरकार किसकी आएगी बंगाल में? या बहुत बड़े किसी घोटाले का पर्दाफाश होगा 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में। केंद्र स्तर के नेताओं का भी नाम उसमें जुड़ेगा। भारत से मदद की गुहार पाकिस्तान लगाएगा। मात्र 2 साल में ज्योतिष की दुनिया में अगर मैं कहूं कि इस नौजवान ने तहलका मचा रखा है अपनी भविष्यवाणियों के आधार पे, आए दिन वायरल हो रहे हैं। हम लोग पॉडकास्ट में गेस्ट बुलाते हैं, लेकिन ये भाई साहब रोज किसी ना किसी नेशनल टीवी के न्यूज चैनल में बैठे रहते हैं। इनका अपॉइंटमेंट मिलना अब कठिन हो गया है। मात्र 6 महीने मेरे देखते देखते, जो मैं रिसर्च करके आया हूं, 6 महीनों में इन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि आज ये अपनी भविष्यवाणियों को लेके बहुत चर्चा में है। कभी ये कहते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में एयरप्लेन क्रैश हो सकता है और उसी डेट को अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश होता है। 2025 में इन्होंने 48 भविष्यवाणियां करी थी और उसको पेपर में छपवा दिया डेट से पहले, और वो 48 की 48 भविष्यवाणियां सही हुई, ऐसा इनका कहना है। 2026 में इनकी कुछ ऐसी वायरल भविष्यवाणियां हैं जिनको लेके आज मैं बात करूंगा इस पॉडकास्ट के ऊपर, तब आपको भी समझ में आएगा। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं मेरे मन में जो छवि छोड़ता है, उसमें सकारात्मक भाव की जगह नकारात्मक भाव ज़्यादा छिपा है। आज बात करेंगे इनसे, क्योंकि आज ये पकड़ में आ गए हैं मेरी। बहुत बहुत स्वागत है आज तिवारी जी टॉक शो में सुमिताचार्य जी महाराज का। डिम डिम डिंकत डिम डिम डमरू पाणो सदा यश्य वैव। फू फू फूकत सर्प जाल हृदयम घम घम च घंटाडवम। वम वम बंकत वम बम बहणम कारुण्यम पुण्यात् परम। भम भम भंकत भम भम नयनम ध्यायेत् शिवम शंकरम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शंभू। नमस्कार। मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गेटअप है ये युवाओं को बहुत आकर्षित करता है, और सकारात्मक छवि से ज़्यादा नकारात्मक छवि युवाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। अगर वो किसी मूवी को देख के निकलते हैं, पिक्चर को देख के निकलते हैं, तो पहले वो हीरो की जगह विलेन की एक्टिंग करते हैं। देखिए, नकारात्मकता इसमें कहीं भी नहीं है। काला रंग अगर आपको नकारात्मक दिखता है तो माँ काली और काल भैरव भी आपको नकारात्मक दिखने चाहिए। नकारात्मक जैसा कुछ नहीं है। अगर त्रिदेवियों ने अवतार लिया तो सात्विक, तामसिक और राजसिक तीनों ने एक साथ अवतार लिया।
अमृत बना तो विश्व भी एक साथ बना, और सभी ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसी ईश्वरीय सत्ता को मैं धारण करता हूँ। माँ कामाख्या का ये शक्ति यंत्र भी अपने साथ सदैव लेकर के चलता हूँ। जय माँ कामाख्या। इतना बड़ा शक्ति यंत्र है माँ कामाख्या का, और आप इसको काम लाते हो कब तोड़ने के? ये माता का जो शक्ति यंत्र है, इससे कप नहीं टूटता। इससे दरअसल जिस भी पॉडकास्ट में जब उसकी शुरुआत की जाती है तो कहते हैं कि आधि व्याधि हरा नित्यम भगवती त्वम नमस्तुते। तो जो आधी व्याधि जो आनी होती है उस पॉडकास्ट के ऊपर, उस चैनल के ऊपर, उस शो के ऊपर, उस आधी व्याधि होस्ट के का ऊपर। हनन करती है। अच्छा, ये माँ भगवती का शक्ति यंत्र। कहते हैं कई बार कि वृक्ष अगर आपके घर में लगा हो तो अगर घर में कोई मृत्यु तुल्य संकट आने वाला हो तो उस संकट को वो वृक्ष सुख करके लेकर के चला जाता है। कोई घर में पशु आपने पाला हो, वो पशु मृत्यु को पहले स्वीकार करता है, मालिक के ऊपर संकट नहीं आने देता। तो वो जो तुच्छ सा जो कप है, जो तुच्छ सा पात्र है, पात्र में बहुत शक्ति होती है, पात्र में पात्रता होती है उस पाप को हरण करने की, और उस पाप को जिस पात्र ने हरण कर रखा होता है उसको खंडित करने से वहां के ऊपर आने वाला जो संकट है, खतरा है, मां भगवती उसका शमन कर लेती हैं। कहते हैं कि अगर आप कुछ दुनिया से अलग हट के करेंगे ना, तब दुनिया वालों की नज़र आप पे ज़रूर जाएगी। आप वही कर रहे हैं, मुझे जो लगता है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ करते हैं, किसी बहुत बड़े नेता की दुखद मृत्यु हो जाएगी, उसकी हत्या हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी जिंदा हैं। अब क्या कर सकते हैं, अगर मुझे भगवान होने वाले किसी की मृत्यु का संकेत पहले देते हैं तो मेरा प्रथम दायित्व ये बनता है कि मैं उस मृत्यु के बारे में अगले को सचेत करूं। अगर कहीं पर कोई दुर्घटना घटती हुई मुझे भगवान पहले दिखा देते हैं तो उस दुर्घटना के बारे में लोगों को सचेत करूं। अगर मेरा जो तासीर है, भगवान ने ऐसा बनाया नहीं कि मैं रोमांटिक बातें करूं पॉडकास्ट में आकर के। मेरा तासीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि कहीं पे कोई दुर्घटना घटने वाली हो, लोगों को कम से कम चेतावनी दे दूं, सचेत कर दूं कि वहां आगे खतरा है, देखो वहां मृत्यु झांक रहा है। और उस झांकती हुई मृत्यु के बारे में संकेत अगर लोगों को पहले मिल जाता है तो लोग बचते हैं। याद करिए कोलंबिया वाला विमान हादसा, जहां पर मेरे ही फॉलोअर्स बैठने वाले थे और इन्हीं भविष्यवाणियों के आधार पर उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल करी, और आज वो सब परिवार जीवित हैं, उनका सब परिवार सुरक्षित है। उस सुरक्षा को अगर इस तरीके से भी अगर उस सुरक्षा का संचार मैं कर पा रहा हूं इस राहु के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, तो मैं मां भगवती को इसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। मां भगवती को इसके लिए धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जिह्वा पर इस प्रकार से विराजित होकर के वो बातों को कहलाया जो बातों को दुनिया को सुनना आवश्यक था। और जिस समय पे वो घटनाएं घटने वाली थी उस समय के आने से पहले घटनाओं का संकेत कम से कम भवानी ने मुझे दे दिया कि हे सुमिताचार्य, जाओ और जा करके जनता की रक्षा करो, समाज की रक्षा करो। क्योंकि जो नपुंसक जनता अभी है, जो तलवार नहीं उठा सकती, नपुंसक जनता जो अभी है वो कहीं से किसी के रक्षा के लिए खड़ी नहीं हो सकती। वहां पर कम से कम भविष्य वक्ता के आधार पर ही सही इस रक्षा के बारे में लोगों को सूचना तो दे रहा हूं कि उस दिशा में मत जाओ, वहां पर खतरा होगा। उसके अतिरिक्त अगर लोग ना माने तो फिर वही कहेंगे, न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथा पितृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप दावा करते हैं कि विमान गिर जाएगा नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। विमान अजीत पवार जी का दुर्घटना होता है महाराष्ट्र में, दावा आप कर देते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था। क्या बात कर रहे हैं। जनवरी 2026 में अगर मैंने कहा कि 28 जनवरी 2026, जनवरी 2025 में मैंने कहा कि 28 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 के बीच में देखिएगा इतिहास में सबसे ज्यादा विमान दुर्घटना होगा, और अपने अपने विमान टिकट सभी कैंसिल कर दें। और आपने देखा कि हर दूसरे दिन एक विमान हादसा होता है। 28 जनवरी को तो वो पहला एग्जाम्पल था। वो विमान को देखिए, वो पूरब की तरफ यात्रा करता हुआ विमान जैसा ही नॉर्दर्न अलाइनमेंट लेता है, नॉर्थ ईस्ट का कंपोनेंट, ईशान का कंपोनेंट कंप्लीट होते विमान गिर जाता है। अक्टूबर के महीने में जब मैंने पॉडकास्ट करा था टाइम्स ग्रुप के साथ में, उस पॉडकास्ट को आप सुनिएगा, मैंने बकायदा कहा था कि विमान अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट लेगा, और जो विमान ने अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट लिया है वो विमान गिरा है। रांची से दिल्ली आता हुआ विमान था, उत्तर की दिशा में नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा था, ईस्टर्न अलाइनमेंट लेता है, विमान गिर जाता है। जहां जहां कंडीशन नॉर्थ ईस्ट
फुलफिल हुआ है, वो विमान गिरा है और हर अगले दिन हादसा हुआ है। आप देखिए 28 तारीख को पहला हादसा में हमने अजीत पवार जी को खोया, 29 तारीख को कोलंबिया में इतना बड़ा विमान हादसा, 30 तारीख को विमान का पहिया निकल जाता है, 31 तारीख को विमान की इमरजेंसी वाटर लैंडिंग कराई जाती है, 1 तारीख को 2 विमान आपस में टकरा जाते हैं, 3 तारीख को एयर इंडिया और इंडिगो के विमान मुंबई में टकराते टकराते रह जाते हैं। इतने बड़े बड़े हादसा, इनफैक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विमान लड़खड़ाया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। कई नेताओं के हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने लगे, गिरते गिरते बचे, मरते मरते बचे। इतना विध्वंसकारी ये समय रहा, लोगों ने अपने विमान टिकटें भी कैंसिल कराई सो कराई। और ज्योतिष का लोहा इस बार पूरे विश्व ने माना कि इंटरनेशनल कंपनीज ने भी अपनी 5-5 हजार विमानों को रद्द करवा करके, ककूनिंग करवा करके उस एग्जैक्ट डेट तक रखा जब तक मैंने मना करा कि विमान मत उड़ाना। 27 फरवरी तक विमानें रद्द थी, 28 फरवरी से चालू हुई। ये बात सैद्धांतिक पटल पर, इंटरनेट पर, न्यूज में हर जगह उपलब्ध है। लोग इसके ऊपर बकायदा रिसर्च कर सकते हैं कि सारी घटनाएं उस डेट को उसी प्रकार घटी जिस प्रकार से भगवती ने मुझे संदेश दिया। ज्योतिष का लोहा मनवाया और भविष्यवाणी पानी में बह गई। इंडिया को बोला था किसी भी हालत में फाइनल में नहीं पहुंचेगी, वो तो फाइनल जीत गई, कब भी उठा लाई। भारत की जो वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी का अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी के ऊपर कोई गणना मैंने करी नहीं थी, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर में जैसे मैं जब भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालता हूं तो उस भविष्यवाणियों की लिस्ट में आपको वर्ल्ड कप का लिस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्यवाणियों का लिस्ट जैसे मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूं कि मेरे बिहार में सुमिताचार्य गुरुकुल के सामने एक शिव जी का मंदिर है, शिव दिनेश्वर महादेव बैठते हैं वहां पर, और शिव जी स्वतः ही भूमिगत हो गए थे, यानी कि शक्ति हस्त कमल से नीचे चले गए थे और महाशक्तिशाली हो गए हैं। और वहां पर अर्धरात्रि को मैं साल में भले एक बार जाऊं और वहां जाकर के डेट के साथ भविष्यवाणियों का एक लिस्ट तैयार करता हूं, और उन भविष्यवाणियों की लिस्ट में भगवान शंकर की अनुभूति और साथ में ग्रहों का पूरा रिपोर्ट रहता है। पिछले साल भी 48 भविष्यवाणियां करी थी और सारी की सारी उस समय सही रही थी। वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी पॉडकास्ट में ऑन द स्पॉट करी थी, कुछ शगुन का मैंने प्रयोग करा था, और जो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाँ, भारत जो है वो मैच में हिस्सा लेता हुआ ही नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ नकारात्मक फल आए थे, हालांकि वो नकारात्मक फल कहीं टॉस पर जाकर के लगे, जिसको सही करने का भी समय मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि गणना भी होती है। केवल गणेश और केवल देव अनुभूतियों के आधार पे मैं भविष्यवाणी को नहीं रखता, गणना के आधार पे भी रखता हूं, और गणनाएं गलत हो सकती हैं, क्योंकि 10 पेज की गणना है। अगर डेटा थोड़ा बहुत भी गलत होता है तो ह्यूमन एरर आ जाता है, क्योंकि 10-10 पेज की गणना करता हूं और 48-50 भविष्यवाणियां गणना है उसमें सब में, क्योंकि ज्योतिष का मतलब आप बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से गणना कर रहे हैं, और गणना में एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरी कहीं हर बात सही होती है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी कहीं ये बातें आज तक सही हुई है। और पिछले बार अगर 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला तो 48 की 48 सही हुई थी, यह मैं ताल ठोक के कहता हूं। लेकिन ये बात कहीं से लोग भ्रम में ना डाल ले कि इनकी कहीं सारी वचन ही सच होती है, क्योंकि गणनाएं हैं, कभी कभार फेल भी हो सकती है। तो उसके लिए आप बोल दीजिए कि हाँ, कभी कभी फेल हो जाती है। मैंने कहा तो जरूरी नहीं, आपके चक्कर में पता नहीं कितना सट्टा लगा हुआ था। सट्टा लगाने के लिए मैं बिल्कुल मना करता हूं। ये जो 2026 का ये जो वर्ष है, महाभारत के समय यही योग चल रहा था, और इसी योग में पांडवों ने द्रौपदी तक को हार गए थे। पांडव महाभारत के समय यही योग चल रहा था जिसमें पांडव द्रौपदी को हार गए थे। फिर छोटे मोटे सट्टा में आप जीत जाएंगे, आप ऐसी परिकल्पना भी कैसे कर सकते हैं? निश्चित है जो भी सट्टा में हाथ लगाएगा उसे हार मिलना तय है। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, किसी भी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी में 2032 तक ये समय चलेगा। आपने पैसा लगाया है, आप द्रौपदी तक हार जाएंगे, अपना सर्वस्व नाश कर लेंगे, कुछ भी आपके हाथ में नहीं आने वाला है। शेयर मार्केट से भी दूर रहना है, सट्टा से दूर रहना है, क्योंकि इस बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो सुमिताचार्य जी, ये मान लें कि हाँ, सारी भविष्यवाणियां 100 की 100 सही हो जाएंगी, जरूरी नहीं है? बिल्कुल, जब गणनाएं हैं और गणना में त्रुटि भी हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, अगर सारी गणनाएं सही होने लग जाएं तो मैं भगवान नहीं बन जाऊं। तो मुझे ये जो आप निकालते हैं विमान गिर जाएगा, नेता की हत्या हो जाएगी, इंडिया मैच हार जाएगी, ये ज्योतिष के आधार पे आप कैलकुलेशन करते हैं या आपको कोई ऊपर से कुछ आती है रूहानी ताकतें बताने के लिए? आइए ना, कैलकुलेशन का एक मैं फ्लो आपको समझाता हूं। हाँ। याद करिए जनवरी 2025
हाँ। मैंने कैलकुलेट करके बताया था, जब पाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध होने वाला है, ये जनवरी 2025 में प्रिडिक्ट किया था। एक बार इसका फ्लो समझिए। 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिशन हो रहा था मीन राशि में। मीन राशि का वो जो ट्रांजिशन है, शनि की दिशा होती है पश्चिम, पूरब से पश्चिम का ट्रांजिशन था। मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरब की तरफ बहुत जबरदस्त प्राकृतिक आपदा आपको 29 मार्च 2025 को देखने के लिए मिलेगी। भूकंप देखने के लिए मिलेगा, भूचाल देखने के लिए मिलेगा। म्यांमार में भूकंप आता है 29 मार्च को, एग्जैक्ट ट्रांजिशन वाले दिन। वो बात मेरी बड़ी वायरल जाती है। ठीक उसके बाद जब वो ही ट्रांजिशन भारत के अंदर होता है, पहलगाम में हमला होता है, अग्निकांड होता है। उस समय मंगल का वर्ष और शनि का प्रवेश अंगारक बनाता है। पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में जबरदस्त अंगारक दोष बनता है, पहलगाम हमला होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है, और वो ट्रांजिशन का युद्ध था। दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य क्या बोलते थे कि यही विश्व युद्ध की शुरुआत है। भारत अभी विश्व गुरु बन जाएगा, पीओके लौट आएगा। मैंने कहा था, मैं अकेला उसमें खड़ा था कि नहीं, ये ट्रांजिशन वाला युद्ध है, और देखिएगा क्षणिक सवा महीना के अंदर में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और वही होता है, वो युद्ध बीच में रुक जाता है, सीज फायर हो जाता है एग्जैक्ट उस डेट को जो डेट मैंने कही थी। जनवरी फरवरी के महीने में मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक भविष्यवाणियां करके हाईलाइट बनाया था। उस हाईलाइट में बकायदा डेट के साथ लिखा हुआ है कि देखिएगा, इतने डेट को पाकिस्तान भारत का युद्ध में सीज हो जाएगा, सीज फायर लग जाएगा। सीज फायर भी मेरा प्रिडिक्टेड था। अमेरिका भारत के उस समय संबंध बढ़िया हुआ करते थे, और मैंने कहा था कि देखिएगा ना, ये ट्रांजिशन होने दीजिए, पश्चिम की तरफ थोड़ा और शनि को जाने दीजिए, अमेरिका भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। आज अमेरिका भारत के लिए आस्तीन का नाग बना हुआ है, और अगले आने वाले 7 साल तक अमेरिका भारत के लिए इसी प्रकार आस्तीन का नाग रहेगा। तो उसके हर काम में अड़चन लगाने का काम अमेरिका करेगा। भारत कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि हल्का ऐसा लगता है कि अमेरिका ज्यादा ही इसके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, ज्यादा प्रेशर डालने का कोशिश कर रहा है। कितना बढ़िया हमारा रशिया के साथ में तेल का डील हुआ था, वो डील तक अमेरिका ने कैंसिल करवा दिया। तो आस्तीन का नाग अमेरिका जो बना है, ये भी भविष्यवाणी की गई थी। तो इस पर आस्तीन का नाग अमेरिका को कहें कि ट्रंप को कहें? अमेरिका, पूरा अमेरिका, वहां जो भी प्रधानमंत्री बैठेगा, वहां जो भी राष्ट्रपति बैठेगा, वो राष्ट्रपति का भारत के साथ ऑटोमेटिकली द्वेष हो जाएगा। 2032 तक ऐसी स्थिति रहेगी। और इसी बात पे मैं कहता हूं कि यहां गणना देखिए कैसे काम कर रही है, कितना प्रिसीजन है कैलकुलेशन का, कि ट्रांजिशन इधर मैं देख रहा हूं और उसके साथ में होने वाली जियोपॉलिटिकल घटनाओं को बकायदा साथ ही साथ बताता भी जा रहा हूं। तो गणनाएं हैं, गणनाओं के साथ में अनुभूतियां हैं। अनुभूतियां जब तक भगवान आपके अंदर अनुभव नहीं करवाएंगे, भगवान आपको यह संकेत नहीं देंगे कि इस बात को इस प्रकार से बोलना है, इस बात को इस प्रकार से देखना है, तो क्योंकि कुंडली जो है, गणना भी है, गणेश भी है, तो बिना गणेश के गणना काम नहीं करती, और बिना गणना के गणेश भी काम नहीं करेंगे वहां पे। तो दोनों चीजें परस्पर चलती हैं। तो केवल देव शक्ति के ऊपर मैं अपना दाव ठोक दूं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं। 20-20, 25-25 पेज तक की कैलकुलेशंस होती हैं, जोड़ घटाव गुना भागा सब होता है, और सब होने के बाद इतनी सारी जो आप 48-50 भविष्यवाणियां देखते हैं, लोगों को एंड रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे की गणनाएं नहीं दिखती हैं कि कितनी कैलकुलेशन उसके ऊपर की गई थी। लोगों का आज मेरे ऊपर अटूट विश्वास बना है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि गणनाओं की प्रिसीजन मेरी बड़ी हाई रहती है। 100% एक्यूरेसी का तो मैं कभी दाव नहीं करता, लेकिन मेरी प्रिसीजन ज्यादा हाई रहती है। और ओवरऑल अभी तक आपने जितने भी लोगों का देखा होगा, उसमें और मेरे में कुछ अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। शायद ये भी कारण है कि अचानक से लोगों का खूब सारा प्यार मुझे प्राप्त होता है, कि मेरी एक गणना अगर गलत हुई थी वर्ल्ड कप वाली, तो वो गलत होने के बाद भी लोगों ने इतना प्यार दिया कि एक रात के अंदर मेरे 1 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ गए थे। मैं ये नहीं मानता कि आप केवल भविष्यवाणियों करके आप इतने पॉपुलर हो गए। मैं देखता हूं आपकी रील के पीछे आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, उसमें एक ट्रायंगल बना है, उसमें एक आंख बनी है, और वो किसी का सिंबल है। बताएंगे लोग कमेंट करके किसका सिंबल है। और आपका जो ड्रेसिंग है वो भी बड़ा निगेटिव है, जैसे WWE में अंडरटेकर वो आता था ऐसे करके, इस तरह से आप आते हो पहन के। उसकी बात हो गई है, तो मैं अपने फॉर्म को अटेन करता हूं गेटअप में। सब जानता है कि वो त्रिकोण क्या है और उसके बीच में बना हुआ आंख क्या है। आपको भी तो भली भांति पता है कि वो त्रिकोण और वो आंख क्या है, और जनता भी जानती है वो त्रिकोण और वो आंख क्या है, और वो क्यों फेम लाता है। वही कारण है, मान रहे हैं आप? कारण वही है फेमस होने का? जनता बताएगी। आप भी तो बता सकते हैं। जनता के ऊपर मैं छोड़ देता हूं, सब जानते हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन जानते सब हैं वो क्या है। आप करेंगे बात?
कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई सुनना चाहता है। चलिए आते हैं, बताइए अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका, इजराइल, क्या देखते हैं, इसका क्या भविष्य है? अमेरिका घुटने टेकेगा और टेक भी चुका है। शुरू से मैं ये बात कह रहा हूं कि अमेरिका ने ये जो सियासी पॉलिटिक्स करना चाहा है, अमेरिका ने, उसकी पुरानी नीति है। पिछले 2 बार अमेरिका को विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन इस बार शनि का पलड़ा अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि इस बार शनि ने अमेरिका को इस बार डसा है। शनि ग्रह जो हैं वो बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं और महापीड़ित हैं, और इसी अवस्था में अमेरिका ने दुर्बुद्धि का प्रयोग किया है, और इस दुर्बुद्धि का खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। 2 बार अमेरिका ने इससे पहले भी जाल बिछाया, तीसरे बार अपने जाल में खुद गिर जाएगा अमेरिका। याद करिए सन 1907 का समय, जब फेडरल रिजर्व बना करके अमेरिका दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता था, और कुछ अच्छे लोग जो अमेरिका में थे जो इस बात के विरोध में खड़े थे, 1912 में टाइटैनिक बनवा करके, एक जहाज बनवा करके सबको बैठा दिया और उस जहाज को डुबवा दिया गया। जेपी मॉर्गन, जो निकोला टेस्ला के बड़े फाइनेंसर भी थे, जेपी मॉर्गन ही केवल इकलौते व्यक्ति उस जहाज में नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो फेडरल रिजर्व बनाने के पक्ष में थे। सन 1915 में फेडरल रिजर्व बनाता है अमेरिका, और ठीक उसके 2 साल 1.5 साल के अंदर ये विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है। और फेडरल रिजर्व उस समय बहुत ताकतवर होता है। पहली बाजी अमेरिका ने उस समय मारी, दूसरी बाजी फिर से उसी स्ट्रेटेजी को यूज करके फेडरल रिजर्व को और ताकत दिया गया, और अमेरिका विश्व का सर्वोच्च ताकतवर देश बना था दूसरा विश्व युद्ध को करवा करके। अब अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट के ऊपर भी अपना कमांड कर ले, लेकिन इस कमांड को करने के लिए अमेरिका ने वहां के धर्मगुरु को मारने का दावा कर दिया, और यहां पर अमेरिका चूक गया। किसी के धार्मिक भावना के साथ में खेलना नहीं चाहिए था। अभी धुरंधर पिक्चर आया था, उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग है, घायल हो तभी घातक हो। और वही यहां पर हुआ है कि धर्मगुरु के साथ जो छेड़खानी किया गया है अमेरिका के द्वारा, वही अब मिडिल ईस्ट को घातक बना देता है, और अमेरिका इस बार इस घात के पीछे घुटने टेकता हुआ दिखाई पड़ता है। तीसरा बार विजय नहीं प्राप्त करेगा। यही जो दुर्बुद्धि है अमेरिका का, उसको ले डूबेगा, और डूब भी रहा है। दुनिया भर के 44 देशों के बीच में यह विध्वंस मचा है। अभी और देश जुड़ेंगे और वो विध्वंस और गहराएगा, क्राइसिस भी बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका घुटने टेकेगा। ईरान इस पर हावी पड़ेगा, पक्का है। हालांकि न्यूज चैनलों के ऊपर, मीडिया के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। चीजें वही सामने आती हैं जो अमेरिका दिखाना चाहता है। जैसे चाइना अमेरिका से बहुत ताकतवर है, लेकिन दिखता अमेरिका है, क्योंकि गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह अमेरिका का कंट्रोल है। आप कभी चाइना जाकर के देखिए, अंडरग्राउंड सिटीज मिल जाएंगी जो अभी तक पूरे विश्व में, दुबई में भी नहीं बन पाया है। ऐसे सिटीज में मैंने अभी तक 28 देशों का दौरा किया है, उसमें से एक बड़ा अच्छा देश मैंने चाइना में देखा, मकाओ। अंडरग्राउंड पूरी सिटी है, अंडरग्राउंड सिटी, पूरे मॉल्स का नेटवर्क, उतना बड़ा नेटवर्क अभी कहीं दुनिया में और एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, लेकिन वहां पर ये गूगल नहीं है, उनका अपना नेटवर्क है, जिसके कारण कि हम लोग उनके सत्ता के बारे में नहीं समझ पाते हैं और केवल अमेरिका अमेरिका का गुण गा रहे हैं। अमेरिका महा झूठा देश है, जो है नहीं उसका भी ढोल पीटता है। कहते हैं जो बर्तन ज्यादा आवाज करता है वही बर्तन खाली होता है। अमेरिका वही खाली बर्तन है जो शुरू से आवाज करता है। 1969 में अमेरिका दावा करता है कि चांद पर उसने आदमी भेज दिया और सेफली आदमी को वापस लेकर के भी आ गया। आज तक इलॉन मस्क ने भी डबल टाइम लॉन्च होने वाला रॉकेट नहीं बना पाया, मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट अभी तक नहीं बन पाया। कौन सा रॉकेट ऐसा था जो यहां से चांद पर गया भी, चांद से रिलॉन्च हुआ भी और वापस पृथ्वी पर भी आ गया? यहां से चंद्रयान मिशन जाता है, कितनी बार फेल होता है, एक बार सक्सेस मिलता है, और वहां पर इंसान को भेजा और सेफली लेकर के भी आ गया। सब झूठा दावा है, वो भी 1969 में। और आज तक इंटरनेट के काल में एक बार भी कोई इंसान चांद की धरती पर कदम क्यों नहीं रखा? यही सब झूठा क्लेम अमेरिका शुरू से करता रहा है, और आज भी अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए इस युद्ध के हालत में भी अपने आप को, खोखला देश जो है, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है, मीडिया को कंट्रोल करके दिखा रहा है। सब झूठ है। यही भ्रम का बादल इस बार फटेगा और अमेरिका घुटना टेका हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले टेक चुका है। लेकिन ये खत्म कब होगा? युद्ध कब खत्म होगा? 2032 से पहले कुछ खत्म नहीं होने वाला, चलता रहेगा। 2032 तक युद्ध चलेगा। 2032 तक ये विकट परिस्थिति दुनिया को देखनी पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी कि मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि सूडान के अंदर जो जेनोसाइड हुआ है, धरती के अंदर, धरती जो है वो रक्त से कांपी है।
जो सूडान के अंदर जेनोसाइड हुआ है, धरती रक्त से कापी है और रक्त से कापी हुई धरती का ये मचाया हुआ विध्वंस है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। 2032 तक ये खतरा चलेगा। 5-5 सूर्य ग्रहण जिस देश पर लगे हों, अग्नि पंचक योग में, पंचक में ग्रहण मतलब 5 ग्रहण, और वो भी अग्नि पंचक में ग्रहण, यानी 5-5 अग्नि वाले ग्रहण लगे हों और उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा हो, तो महाभारत का कथन क्या झूठ हो जाएगा जब भीष्म पर्व में कहते हैं कि जिस भी बार एक पक्ष में 2 ग्रहण लगे हों वहां पर पूरी दुनिया में विध्वंसकारी युद्ध होता है। और महाभारत उदाहरण है कि दुनिया की आधी आबादी विनाश हो गई थी, आधी आबादी नष्ट हो गई थी। इस बार भी दुनिया की आधी आबादी के ऊपर विनाश का खतरा है और वो भी पश्चिम में ऐसा घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये अभी कैसे रुक जाएगा? अभी तो आधी आबादी के ऊपर खतरा बनना है इसको। अभी ये विध्वंस रुकने नहीं वाला। 2032 तक ये चलेगा जब तक शनि का ट्रांजिशन अपने मित्र राशि में नहीं होगा, मिथुन राशि में जब तक शनि का प्रवेश नहीं होगा, कहीं से शांति की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। भारत क्या युद्ध में जाएगा? भारत के ऊपर युद्ध का इनडायरेक्ट असर तो पड़ने लग गया है। हमले एक प्रकार से विस्फोटक हमले भले भारत में नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर ये जो क्राइसिस का हमला है वो तो हो ही चुका है। तो भारत को भी यहां पर शांत नहीं बैठना चाहिए। निश्चित है भारत युद्ध में जाएगा। अच्छा, अभी देखिएगा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान भी इस युद्ध में मध्यस्थता दिखाने लग जाएगा। पाकिस्तान को लेकर के युद्ध की भविष्यवाणी मैंने पहले करी थी कि दिसंबर के महीने में ही, ये युद्ध के शुरू होने से पहले, कि ये डेट जो है 18 अप्रैल से 16 मई, शायद आपके भी पॉडकास्ट में जब ये युद्ध का हालात नहीं था तब मैंने भी उसमें भी ये बातें कही हुई हैं कि पाकिस्तान को देखिएगा कि अचानक से युद्ध के हालात में आएगा, वहाँ की करेंसी गिरने लग जाएगी। और देखिएगा एक और चीज होगा, भारत से मदद की गुहार पाकिस्तान लगाएगा। क्या बात कर रहे हैं जी? करेगा भारत मदद? ये भी बहुत बहुत नया कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान की मदद भारत करेगा? पाकिस्तान मदद की गुहार लगाएगा भारत से, और यही मौका रहेगा जब लोहा गर्म है अखंड भारत के लिए हमें हथौड़ा मारना है। हो सकता है अखंड भारत? क्यों नहीं हो सकता है? आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन लगने का पूर्ण योग है। कब? ये 2026 में ही आपको लॉकडाउन के असर दिखाई पड़ने लग जाएंगे। 2026 के मध्य से देखिए लॉकडाउन वाले असर दिखाई पड़ेंगे। ये बात मैंने 2019 में ही कही थी कि 2026 का जो समय रहने वाला है उस समय जनता कॉन्फाइंड रहेगी, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे जिसके कारण बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस रहने वाला है। और वही बात आज सच होती हुई फिर से दिखाई पड़ती है कि भारत देश में इतनी बड़ी क्राइसिस आने वाली है जिसकी परिकल्पना लोगों ने नहीं करी है। इसीलिए मैं लोगों से पहले से कह रहा था। अब आपने देखा होगा जी न्यूज ने मुझे बुला करके डिबेट करवा दिया। अब मैंने कहा कि बैंकों से मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में पैसे निकाल लीजिए, भारी रकम मत रहने दीजिए, सोने चांदी में इन्वेस्ट करके पैसे रख दीजिए। लेकिन क्या कहता है चैनल वगैरह बुला करके उन्होंने डिबेट करवा दिया कि आरबीआई क्या करेगा, कहां जाएगा, इतना बड़ा संकट का आप बात बोलते हैं, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पूरा डिबेट हुआ। जब तक घटना नहीं घटी थी आसपास किसी को नामो निशान नहीं पता था कि बैंक का क्राइसिस शुरू होगा। आज ये बात एविडेंट है। एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्राइसिस आ गया। बिग रॉक ने कैपिंग लगा दिया कि 5 लाख से ऊपर आपके करोड़ों रुपए भी पड़े हों तो 5 लाख के ऊपर आप कहीं से कोई फंड नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई। बैंक हर जगह, इंटरनेशनल बैंकों को कई जगह बंद करवा दिया गया, कई जगह बैंकों का क्राइसिस हो गया। जिनके पास सोने चांदी का रिजर्व रहा वही आज ठीक से हैं। ईरान के अंदर बड़े बड़े बिलियनियर मिलीनियर जो लोग हैं वो भी कटोरा लेके खड़े हो गए कि उन्होंने अपना सोना चांदी बेच दिया, बैंकों के ऊपर आश्रित थे, अपना सोना चांदी बेच करके एक वचन पत्र खरीदा, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं। दे धारक, दे वहां का सरकार, ईरान का सरकार उनको पैसा नहीं दे पा रहा। वहां का सरकार क्या कह रहा है कि ठीक है रिलीफ व्हीकल जाएगा, अपना कटोरा तैयार रखना, हम खाना डाल के जाएंगे। क्या वही स्थिति भारत में देखना चाहते हैं? इसीलिए मैं लोगों को सचेत कर रहा था, सोना चांदी का रिजर्व अपने कंट्रोल में रख लो। इसीलिए मैं लोगों को सचेत कर रहा था शुरू से, अभी भी करता हूं, सोलर पैनल रख लेना अपने पास में। इंटरनेट का, बिजली का, ईंधन का, फ्यूल का बहुत बड़ा क्राइसिस का योग है। बातें कोई हवा में नहीं कह रहा, इसके पीछे का कारण है शनि पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, मंगल के राशि में ग्रहण लगा हुआ है, राहु पीड़ित है। राहु पीड़ित होने से इंटरनेट का क्राइसिस होना तय है, मंगल पीड़ित होने से इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस होना तय है, शनि के पीड़ित होने से जैसे हमने देखा कि
ईंधन का क्राइसिस होने लग गया, पूरी दुनिया में ईंधन का भाव बढ़ गया, और केवल ईंधन ही नहीं, आने वाले समय में फूड का भी क्राइसिस हो जाएगा। खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, खाने पीने का क्राइसिस देखने के लिए मिलेगा। खाद किस रास्ते से आता है? भारत में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से खाद आता है। भारत में आपने खेसाड़ी का दाल क्यों बंद करवाया था? पंजाब में आप चाहते थे इंटरनेशनल फार्मेसी और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर कंपनियों का प्रवेश चाहते थे, भारतीय एग्रीकल्चर में चाहते थे, बीजों को आपने हाइब्रिड कर दिया, बिना फर्टिलाइजर के बीज नहीं हो रहे हैं आपके। खेसाड़ी का दाल कितना बढ़िया, बहुत अच्छे से पनपता था, चावल की उपज को भी वो ग्रो करवाता था, हेल्प करता था। लेकिन आपने यही चीजें जो पाश्चात्य खाद को आपने जो अपना लिया, वो आपके लिए आज यही अकाल का बहुत बड़ा कारण बनेगा। अभी भी मौका है, खाने पीने का भी रिजर्व अपने पास जरूर रखिएगा। मैं कोई डराने के लिए बात नहीं कह रहा, पहले ये बात मैं कहता तो लोग कहते कि आप बिना मतलब का डरा रहे हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कह दिया, कि सदन के अंदर कह दिया कि हमने कोरोना जैसे विकट हालात देखे थे, आज फिर से विकट हालात अगर देखते हैं तो हम सभी नागरिकों को तैयार रहना है। इस बात के उनके कहे जाने से भी पहले मैं कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था, नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उनको हिचकते हुए देखा था इस बात पे, जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने कहा भारत के 40% जनता का तो पूर्ति हम कर सकते हैं, और वो भी अगले 90 दिन तक कर सकते हैं, तो 60% जनता का क्या? तो वहां पर वो लड़खड़ा गए थे। वो लड़खड़ाहट मेरे लिए एक डर पैदा हो गया मेरे मन के अंदर, जो मैं चाहता था कि अपने जनता, अपने परिवार के बीच में मैं इस बात को बताऊं, और यही बात मैं आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, और यही बात आज देखिए कि वही कथन सच हो रहा है जो मैं पहले से दोहरा रहा था कि ऐसा मत करना। लेकिन आप इस तरह से खुले खुले बोल देते हैं, लोग डर जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है, डरने अगर में डरेंगे नहीं। देखिए, डर का भाव ये आया कि आज देखिए सिलेंडर की दिक्कतें हो रही हैं, तो किस लिए? लोगों के पास में अगर 2 सिलेंडर हैं, एक उनका रखा हुआ है, दूसरा ही भरवा लिया, 2 रखे हुए, एक पड़ोस से मांग के लेके आए, उसको ही भरवा के रख लिया। मतलब जबरदस्ती का है, इन्होंने इतना ज्यादा क्राइसिस मचा दिया, जबकि आपूर्ति अगर ठीक ठाक चलता रहता है तो वैसे ही नॉर्मल रहती। नहीं, ये क्राइसिस जबरदस्ती का नहीं है। मैंने कहा ना, 40% जनता के लिए ईंधन है, 60% जनता के लिए ईंधन है ही नहीं। आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, और जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया गया है, 60% जनता के लिए ईंधन का सप्लाई नहीं है, और वही एक कारण है कि इसकी होर्डिंग हो रही है। हालांकि जहां भी होर्डिंग दिखाई दे, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से अपना ईंधन, अपना राशन होर्ड करके रख रहा है, तो उस होर्डिंग का मैं बहिष्कार जरूर करता हूं। वो गलत है, इस तरह से होर्डिंग ना करें, क्योंकि लोगों तक एक यूनिफॉर्म तरीके से पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार को भी कोई नीति लानी पड़ेगी यहाँ पर कि ईंधन है ही नहीं तो ईंधन देंगे कहां से? कुछ और अल्टरनेटिव लेकर के आइए, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स लेकर के आइए। इस बात को कहने का यह मतलब नहीं है कि डर उत्पन्न करवाना, इस बात को कहने का यह मतलब है कि अपने अल्टरनेटिव्स खोज लीजिए। अगर आप अभी समय से अल्टरनेटिव नहीं खोजेंगे तो क्या भूखे मरेंगे? आईजीएल का प्रेशर देखिए, गैस का प्रेशर सोसाइटीज में कम होने लग गया है। जब प्रेशर कम हो गया है तो अल्टरनेटिव्स का क्या किया आपने? कोई और अल्टरनेटिव खोजा आपने? अभी तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। एक दिन अचानक से जब पाइपलाइन कट जाएगी तब क्या करेंगे? इंटरनेट का केबल, जब जो समुद्र के नीचे से केबल आ रहा है वो अचानक से कट जाएगा, तब आप क्या करेंगे? बैंकों में भी पैसे रखे हुए रखे रह जाएंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, क्या होने वाला है? देखिए, आपने जो बताया है ना, कई बार मार्केट अप डाउन देख चुका है जी। कई बार सोने चांदी के भाव भी इस तरह से ऊपर नीचे जा चुके हैं। कब गए थे? इस तरह से तो कभी नहीं गए थे। ये जो ऑपरेशन बबल बना और ये जो डिप्रेशन कर्व बना है सोने चांदी के भाव में, इस प्रकार से सुनामी नहीं आया था भाव में कभी। कि आपने एक महीने के अंदर चांदी के भाव को 4 गुना होते देखा, आपने एक महीने के अंदर सोने के भाव को बिल्कुल गिरता देखा। यही सुनामी है, जो लहरें बिल्कुल उथल पुथल मचा रही हैं, ये वही लहरें हैं। नकारात्मकता का एक बहुत बड़ा ये कृत्य है। बाल नाम का राक्षस कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया की सत्ता को कंट्रोल करता है, हर किसी के हाथ से अपशगुन करवा के रहेगा। सोना और चांदी अगर आपके हाथ से बिना क्राइसिस के बिकता है, केवल प्रॉफिट के लिए बिकता है, समझिए आप अपने घर में कोई ना कोई नकारात्मकता का प्रवेश करवा रहे हैं। हर इंसान एक आम इंसान, जोहरी तो है नहीं कि उसे सोने और चांदी का व्यापार करना है। तो क्यों पैनिक होकर के तुम सोना बेच रहे हो? तुम्हें बेचना नहीं था, होल्ड करके रखना था। सोना और चांदी देव धातु है, मार्केट में प्राइसेस कहां जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। लहरें कहीं भी जाने दो, अपने पास जो देव धातु है उसको पकड़ के रखो, नहीं तो नकारात्मकता घर में घुसेगी और ये जो युद्ध का प्रभाव है उसके चपेटे में आओगे। तो अब तो पेपर में बिकता है सोना, अब घर में कौन रखता है?
घर में नहीं, सोना आपको अपने कंट्रोल में रखना है, आप अपने बैंक के लॉकरों में रखिए। वही तो मैंने कहा, ईरान में लोगों ने वही अभी किया। आप डरा रहे हो बैंक बंद हो ईरान जाएंगे में तो लॉकर भी तो बंद हो जाएंगे फिर। लॉकर नहीं, बैंक नहीं बंद होंगे, लॉकर नहीं बंद होंगे, लॉकर का तो कंट्रोल आपके पास है। लेकिन जब इंटरनेट पेपर का में है तो हम क्यों लें? मैं भाई बताता हूँ, पेपर में मिल जाता है वही एटीएफ वही गोल्ड, वही तो तो हम दिक्कत है, पेपर में वही लेंगे, तो दिक्कत है जब कि मन हुआ ईरान बेच में, देंगे। ईरान में जब अभी करेंसी कोलैप्स हुआ है, हाँ। लोगों ने वही ट्रस्ट तो किया कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को इतना सोना अदा करने का वचन देता हूं। जो चीज है आपके पास, आपके पकड़ में जो चीज रह सकती है, उसको आपने किसी और सत्ता के हाथ में पकड़ा दिया कि हम अपनी चीजों को पकड़ के नहीं रखेंगे, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। सरकारें कोलैप्स कर जा रही हैं, नेपाल में सरकार कोलैप्स कर जा रहा है, ईरान में कोलैप्स कर जा रहा है। अब सरकारों का भरोसा कहाँ रह गया? कोई भी सरकार कभी भी कोलैप्स कर जा रही है। जियोपॉलिटिकल इतना टेंशन है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, तो अपनी चीज कम से कम खुद पकड़ करके रखनी चाहिए। बैंक का लॉकर में पड़ा हुआ है, चाबी तो अपने हाथ में है। भले हो सकता है कि उनके रेगुलेशन रूल्स जो है कहीं ना कहीं से कहें कि ठीक है, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम आपको नहीं देंगे निकाल करके, ये तो पता है पड़ा हुआ है। भले वहां पे हो सकता है धरना करे, प्रदर्शन करे, तो लॉकर खुलवा लिया जाए, कुछ और तरीके से खुलवा लिया जाए, लेकिन है तो पता है तो है कि हमारे जिले में हमारा सामान पड़ा हुआ है। ये मतलब तो नहीं है आपका कि कहना है पूरी तरह से सरकार से भरोसा हटा दो, पेपर मेरा में कुछ कहना मत है कि रखो। जियो पॉलिटिकल सिनारियो में, ये मैं केवल भारत के जनता के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा जियो पॉलिटिकल सिनारियो में हर किसी व्यक्ति को अपने कमांड में इतना धन रखना चाहिए, इतना सोना चांदी रखना चाहिए कि अगर क्राइसिस में आपके बैंक आदि सब फ्रीज हो जाते हैं, तो भी आपके पास इतना सामान हो, इतना रिसोर्सेस हो कि आप जिंदा रह पाए। सर्वाइवल के लिए आपके पास सोना चांदी होना चाहिए। आप सर्वाइवल के लिए सरकार पर आश्रित मत रहिए। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूं कि सर्वाइवल के लिए सरकार पर आश्रित रहना आपकी नपुंसकता है। बहुत डराते हो आप, बहुत डराते हो। मतलब आदमी इन्वेस्ट करे कहाँ पे? शेयर मार्केट में करे, प्रॉपर्टी में करे, सोना चांदी में करे, कहाँ पे करे? सोना चांदी में इन्वेस्ट करे आदमी, तो पेपर वाला तो लेगा। तो पेपर वाला नहीं लेना है, उसे फिजिकल रखना है। क्या देखते हैं आप 2026 में सोने के भाव कहाँ जाएंगे? अभी 2.5 एक लाख 2.5 लाख। जी। क्या बात सुनामी है? आएगी, सुनामी। जैसे फिर कोविड बढ़ेगा? के, अभी 1.40 हो गया। फिर बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप देखिएगा अभी 16 मई के बाद देखिए, आपकी कंट्रोल में नहीं रहने वाला, आप पकड़ नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा वो बढ़ेगा। सुनामी जैसे हुआ था कि बिल्कुल पीछे गया था, ये डिप्रेशन कर्व है, एक बार समझ के देखिए। ये भविष्यवाणी अपनी जगह पे है, लेकिन जैसे ऑपरेशन बबल बना था, वैसे ये डिप्रेशन कर्व है। और डिप्रेशन कर्व इतना तेजी से टूटता है, ये भी सुनामी के जैसा बाढ़ मारेगा। इसीलिए फिजिकल गोल्ड और सिल्वर पकड़ के रखना है। डिजिटल वाले पे मैं भरोसा नहीं करता। कितना पैसा सही में, किसका पैसा कितना कहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं अमेरिका कंट्रोल करता फिजिकल है। महाराज कितना रख लेंगे वो? शेयर मार्केट को क्या देखते हैं, वो कहाँ जाएगी? शेयर मार्केट बर्बाद होता हुआ देखता हूँ। महाभारत के समय वाला योग अभी बन गया है, जिस समय पांडवों ने द्रौपदी तक खो दी थी। शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं, कृपया करके 2032 तक बैकआउट कर लीजिए। शेयर मार्केट में पैसे ना लगाइए, क्रिप्टो करेंसी में पैसे मत लगाइए, डिजिटल एसेट्स में पैसे ज्यादा मत लगाइए, बर्बाद हो जाएंगे और आने वाले समय में उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपके और भी ज्यादा जगहों पर जो भाग्य अच्छा साथ दे रहा था, इधर पैसे लगाने से उधर का भी भाग्य आपका डैमेज हो जाएगा। इतनी उथल पुथल की स्थिति है, महाभारत वाली स्थिति। आप समझिए कि महाभारत में तो उस समय कहाँ था शेयर मार्केट गुरुजी? उस समय ये तो जुआ तो चल रहा था, वो 64 का जो गेम चल रहा था, वो जुआ चल रहा था। शेयर मार्केट भी जुआ है। शेयर मार्केट देखिए, जुआ जुआ नहीं कह सकते हैं शेयर मार्केट को, अगर आप समझते हैं थोड़ा सा भी। आपकी जो बातें हैं ना भविष्यवाणी, अगर मैं उसको प्रैक्टिकल रूप में मैं वेरीफाई करने जाऊं या उसको समझूं, तो कहीं से भी नहीं लगता है कि ये हो सकता है। आज वही तो बात है। इतनी मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था है, इतनी मजबूत स्थितियां हैं कंपनीज की। निफ्टी 50 देख लीजिए, निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं ना आप, HDFC आज बढ़ा है, बहुत अच्छा है। निफ्टी बैंक्स भी आज बहुत अच्छी उछाल ली है, शेयर मार्केट बढ़ा है और सब कुछ अच्छा है। कैसे एकदम से ऐसा होगा? रुपया कहाँ चला गया? रुपया डॉलर अलग चीज है, अचानक से गिर गया कि नहीं गिर गया, अलग चीज है। मैंने क्या कहा था नवंबर के महीने में आपके साथ बैठ करके पॉडकास्ट में? मैंने यही कहा था कि बैंकों से अपने पैसे विड्रॉ कर लीजिए, अचानक से क्राइसिस आएगा, बैंक से संबंधित क्राइसिस आएगा। आप अच्छी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो फिर बिग रॉक ने इतना बड़ा कैपिंग क्यों लगा दिया कि आपके करोड़ों भी पड़े हों तो भी आप 5 लाख ही विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी के पैसे का क्या? उसके बाद HDFC बैंक के वरिष्ठ लोग अचानक से रिजाइन क्यों कर रहे हैं? उनका एक इतना बड़ा स्कैम क्यों खुलासे में आ रहा है?
बड़े बड़े बैंकों की स्थिति इतनी अब चरमरा क्यों गई अचानक से? ऐसा क्या हो गया कि बैंकों से संबंधित लगातार न्यूज आ रहे हैं कि बैंकों का हालत चरमरा गया? इसी मजबूत अर्थव्यवस्था के अंदर इतनी चरमराहट क्यों? अचानक से रुपयों का वैल्यू चाहते थे कि बढ़ेगा, रुपयों का वैल्यू अचानक से गिरा क्यों? और साथ में ये भी हुआ कि अर्थव्यवस्था पूरी भारत की चरमरा गई क्यों? इतना बड़ा क्राइसिस आया क्यों? अगर हमारे पास इतनी शक्ति थी, इतना ताकत था कि अर्थव्यवस्था कहीं नहीं हिलने वाला, तो फिर इतना चरमराहट क्यों? और यही चीज अगर भविष्यवाणी के आधार पर बिल्कुल ठीक ठीक उसी अवधि में घटी है, तो आगामी अवधि में भी वो चीजें होंगी जो हम लोग अभी पॉडकास्ट में चर्चा कर रहे हैं। जो क्राइसिस के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, वो क्राइसिस भी आने वाले समय में होता हुआ दिखाई पड़ता है। रियल एस्टेट के बारे में सुमताचार्य जी क्या कहेंगे 2026 में? थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, लेकिन बहुत अत्यधिक उसके ऊपर अगर आप ये लगाते हैं, दाव लगाना चाहते हैं, तो रिस्की रहने वाला है रियल एस्टेट का मार्केट। कोविड में जिस प्रकार से रियल एस्टेट में पैसा लगाना रिस्की था, उसी प्रकार अभी भी रियल एस्टेट में पैसा ज्यादा लगाना अगर व्यापार के हिसाब से देखते हैं तो रिस्की रहने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। बंगाल में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक ही जगह से एक सीट से लड़ रहे हैं, एक ही विधानसभा से लड़ रहे हैं, कौन जी। जीतेगा? ममता बनर्जी। पक्का? पक्का। और सरकार किसकी आएगी बंगाल में? ममता बनर्जी की। जब तो बीजेपी बता रहे हैं जितने भी ज्योतिष हैं। कोई सत्ता पलट का योग ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। किस हिसाब से बता रहे हैं? बंगाल के अंदर सत्ता स्थगित दिखाई पड़ती है, कोई सत्ता पलट का योग नहीं है। कौन से ग्रहों का आपने एनालिसिस किया था जो सत्ता पलट का योग बंगाल में बना रहा हो? ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। चलिए आपकी ये भविष्यवाणी थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से। भूकंप वैसे हर साल आता है, भूकंप और जलजले को लेके आपने बहुत सी भविष्यवाणियां करी हैं 2026 के लिए। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में देखिएगा, चाइना रशिया मंगोलिया वाले क्षेत्र में जबरदस्त विनाशकारी भूकंप आएगा। हमारा वो वहाँ तो बम बहुत फटेगा। बड़ा क्षेत्र है। आप नहीं, देखो। चाइना रशिया मंगोलिया का जो कॉर्नर पॉइंट है, जो केवल भारत की उत्तरी परिधि में आता है, पूरा चाइना नहीं बोला मैंने, केवल भारत के उत्तर में, भारत के जो दो कोने हैं, दो अंतिम छोर हैं, वहां से उत्तर की लकीर बनाई है, चाइना रशिया मंगोलिया का क्षेत्र आएगा वहां पे। उसी क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आएगा। चलिए आपकी भविष्यवाणियां सही ना हो ये मैं कहता हूँ, ये भूकंप और जलजले ना आए, ना नोटबंदी हो, लेकिन आप बता रहे हैं तो हम फिर मिलेंगे और फिर मैं पूछूंगा आपने, क्योंकि आप डेट भी बताते हैं। जी हाँ। तो उस डेट के बाद भी मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा और फिर से एक बार तिवारी जी टॉक शो में। एक बहुत भय का वातावरण बन गया है गुरुजी, जो भी आ रहा है डरा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हाँ कुछ अच्छा भी बता दीजिए, आप क्या होगा, कुछ अच्छा दिख रहा है आपको भारत के लिए? अच्छा होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन एक और चीज दिख रहा है कि बहुत बड़ा कोई स्कैम का या बहुत बड़े किसी घोटाले का पर्दाफाश होगा 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में। केंद्र स्तर के नेताओं का भी नाम उसमें जुड़ेगा और बहुत बदनामी होगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये घोटाला आपने कहा एक सामने आएगा भारत में, मुझे एकदम से याद आ गया एप्स्टीन फाइल। ये आउट हुआ यूएस का, और उसके बाद से ईरान और अमेरिका का ये ज़्यादा बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने उसको कनेक्ट करके कहा कि उसको दबाने के लिए एप्स्टीन फाइल को ये युद्ध छेड़ा गया। सही बात है। राज्य सत्ता को जब ये लग जाता है कि जनता विद्रोह करने वाली है, तब युद्ध छेड़ दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब राजा को ये लगा है कि जनता उसके खिलाफ विद्रोह करेगी, तब तब राजा ने युद्ध करवा दिया है। जनता का सारा ध्यान उसके ऊपर से हट करके युद्ध के ऊपर चला जाए। अच्छा, एक और भविष्यवाणी मेरी अभी सही हुई है। मैंने बोला था कि ये जो यूजीसी का नियम है, उसको लेकर के मार्च में बैठक बैठनी थी, और उस बैठक का कोई निष्कर्ष खास निकलता हुआ नहीं दिखता था। वो बात हुआ ना, तो कोई खास बैठक बैठी और ना इसका कोई निष्कर्ष निकला। यूजीसी का नियम जस का तस रह गया। ये बात भी मैंने कही थी। आप देखिए 2025 के 10 जुलाई को मैंने कहा था कि 28 जनवरी से पहले 2026 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला आएगा जिसको लेकर के विध्वंस मचेगा, विवाद होगा। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का नियम आता है और उसको लेकर के बहुत विवाद होता है, लोग सड़कों पे उतरते हैं। जनवरी में जब ये बिल पास हुआ था तो मेरे से पूछा गया पॉडकास्टों में कि अब इसका क्या होगा, क्या ये रहेगा या हटेगा। मार्च में बैठक बैठनी थी। मैंने कहा था कि मार्च में ना तो बैठक बैठेगी कोई खास, और ना तो इसके ऊपर कोई डिसीजन आने वाला है। यूजीसी का नियम को लोग अब भूल गए। तो ये भविष्यवाणी मेरी आपके साथ भी की हुई भविष्यवाणी, ये सच हुई है। लेकिन यूजीसी का मैं विरोध करता हूँ। मैं भी करता हूँ विरोध, तो मैं भी करता मुझे हूँ। लगता है कि नहीं लागू होगा।
लेकिन अगर हम लोग साथ रहें तो। लेकिन उसको लेकर के किसी भी प्रकार से खंडित करने वाला कोई वार्ता ही नहीं हुआ, और ये जस का तस रह गया। जो बिल आया वो जस का तस है, लोग कुछ और बातें कर रहे हैं, क्राइसिस की बातें कर रहे हैं, यूजीसी भूल गए। तिवारी जी, एक चीज और अब देखिएगा कि बैंकों का डेटा यूएस के पास है, यूएस के कंट्रोल में है, और यूएस भारत के लिए आस्तीन का नाग है, और वो डेटा कहीं से सिक्योर नहीं है। इंटरनेट का केबल भी कटने का योग है, इंटरनेट का क्राइसिस होने का योग है। इस क्राइसिस के बाद उथल पुथल मच जाएगा, हेड टेल बन जाएगा, टेल हेड बन जाएगा। आप समझ के देखिएगा, आपके पैसे कितने भी बैंकों में पड़े हों, उन पैसों का कोई अता पता नहीं चलने वाला है, बहुत मुश्किल होगा ट्रैक कर पाना। इसीलिए बैंकों में पैसे विड्रॉ करके रखिएगा, ज़्यादा पैसे बैंकों में मत रहने दीजिएगा। बहुत सारा कुछ अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, जिसके कंट्रोल में पूरा इंटरनेट है, जिसके कंट्रोल में पूरी इकोनॉमी है, आज उसकी इकोनॉमी हिल रही है, तो ये जाहिर है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर वो संकट बनने वाला है, वो तांडव करेगा। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट सुमताचार्य जी के साथ में। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर पूछिए, और हम उसके जवाब सुमताचार्य जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।